हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुछ लोग। तो हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमारी बात चल रही थी आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन के अंदर हमने कुछ पहलू पढ़ लिए थे, जैसे कृषि है, पशुपालन है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक जीवन के अंदर शिल्प व उद्योग धंधे। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? शिल्प व शिल्प व उद्योग धंधे की बात करें। उद्योग धंधे के अंदर बात करें हम कि कौन कौन से उद्योग थे, तो सबसे पहले बात करें हम कपड़ा उद्योग। कपड़े के साग से मिलते हैं तो कपड़ा उद्योग। कपड़े उद्योग के बात करें बाद में तो मृद भांड उद्योग। मृद भांड उद्योग, क्योंकि हमें मृद भांड के भी साग से मिलते हैं, है ना। इनके बाद में हमें मिलता है यहाँ पे मणका। मणके होते हैं ना, उन मनके के साथ से मिलते हैं, तो यहाँ पे मनका उद्योग होगा, तभी जाके वो मनके बनाए जाते हैं। मनका उद्योग ध्यान में रखना। कौन कौन से? कपड़ा, मृद भांड, मणका। और हम बात करें हमें मिलते हैं सीप के शाक से, है ना। तो सीप उद्योग भी होता होगा। ये तो है उद्योग। क्या है? उद्योग है। अब हम बात करें इधर कपड़ा उद्योग के अंदर, किसके अंदर बात करें साथियों? कपड़ा उद्योग के अंदर। तो ये प्रमुख उद्योग है कपड़ा उद्योग, ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या हुए हैं, दो प्रकार के हमें वस्त्र मिले हैं, दो प्रकार के कपड़े मिले हैं। एक तो क्या, सूती, व दूसरा क्या, ऊनी। दूसरा क्या है, ऊनी वस्त्र जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुए। कपास की बात करें, कपास से ये बनते हैं सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। वस्त्र की बात करें, कपड़े की बात करें तो क्या है, कपास से बनते हैं। कपास की बात करें तो कपास जो है शेंडन, शेंडन ध्यान में रखना, कपास का नाम आए तब। अब हम आगे बात करें मृद भांड। किसकी बात करें साथियों? मृद भांड की। मृद भांड क्या होती है? मिट्टी या धातु के बने बर्तन होती। क्या होती हैं? मिट्टी या धातु के बने बर्तन होती हैं। धातु के अंदर ज्यादातर हमें सिंधु घाटी सभ्यता तांबा जो है, तांबा धातु है, उसके बर्तन ज्यादा मिले हैं। इसमें क्या होता था मृद भांड के अंदर? चाक देखा है ना आपने? चाक वो गोल गोल घुमाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी का कार्य करते हैं वो गोल गोल घुमाते हैं, वो होता है चाक। वह हाथ से निर्मित, हाथ से निर्मित जो है बर्तन हमें मिलते थे। ये उद्योग है जिसमें अंदर चाक व हाथ का ही प्रयोग करते थे। कलर की बात करें तो लाल जो कलर है, लाल रंग है, इस लाल रंग का प्रयोग अधिक करते हैं। लाल जो रंग है, इस लाल रंग का प्रयोग अधिक करती है। लाल रंग के साथ में ये काले रंग का प्रयोग करते थे। काले रंग में किसका प्रयोग करते थे? पुष्पकार आकृतियां बनाने में। पुष्पकार जो आकृतियां होती हैं, पुष्पाकार जो आकृतियां होती है, या ज्यामितियां की बात करें, जैसे गोल गोल घेरे है, चौस डब्बा है, त्रिभुजाकार है, तो ये आकृतियां बनाने के लिए क्या करते थे? ये काले रंग का प्रयोग करते थे। मिट्टी की बात कर ली, मृद भांड की बात कर ली, मणके की बात। मनका जो है इसकी बात करें तो ये मनका मिट्टी का भी बनता था। किसका बनता था साथियों? मिट्टी का भी बनता था। और बात करें और किससे बनता था? ये मनका जो है गोमेद से बनता था, फिरोजा से बनता था, और लाल पत्थर से बनता था। चांदी व सोने से भी क्या है, मनका बनता था। तो ये ध्यान में रखना, मिट्टी, गोमेद,
लाल पत्थर, फिरोजा, इनकी तो बात आपको ध्यान में रखनी ही है। इसके बाद में क्या करें, हमें बात करें किसकी, जो अब हम लेते हैं सोना व चांदी जो है, इनसे क्या बनती थी, मनके बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। और हम बात करें मनके बनाने की कारखाने के साक्ष्य कि मनके बनाने का जो कारखाना है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो चनहूदड़ों से मिले हैं। ये ध्यान में रखना, क्या है, चनहूदड़ों से क्या मिले हैं, मनके बनाने का जो कारखाना है इसके साक्ष्य हमें मिले। अब बचता है सीप। सीप की बात करें, सीप जो उद्योग है या इनकी हम बात करने वाली है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना लोथल, दूसरा ध्यान में रखना बालाकोट। क्या रखना, पहला लोथल और दूसरा बालाकोट है, ये बातें ध्यान में रखना। ये है उद्योग जो क्या है यहाँ पे होते हैं, किस किस कार्य में उद्योग होते थे, ये जो बात है ये हमने देख ली। शिल्प व उद्योग धंधे जो है हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम आगे चलने वाली हैं। आगे हम बात करें साथियों किसकी, आगे हम बात करें शिल्प व उद्योग धंधे के बाद में हमारा रहता है व्यापार वाणिज्य। क्या बचता है, व्यापार वाणिज्य टॉपिक बचता है, जिसके अंदर हम देखने वाले। तो ये बात आप देख चुके हो, कपड़ा उद्योग जो है, मृद भांड उद्योग है, मटका उद्योग है, सीप उद्योग है, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उद्योग धंधे थे। ये क्या है, इनसे वो मजदूर इनमें कार्य करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। और ये जो उद्योग के बाद में ये जो सामान बना है, इनका उपयोग उस समय के काल में मानव करता था। तो आगे हम बात करते हैं किसकी साथियों, अगला हमारा आर्थिक जीवन का जो टॉपिक है वो आता है साथियों व्यापार वाणिज्य। क्या आया, व्यापार वाणिज्य आया है, इसके अंदर हम देखने वाले। इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले कि व्यापार की दशा क्या थी और दिशा क्या थी, एक बात इस पे करेंगे। इसके बाद में हम दूसरी जो बात करने वाली है कि व्यापार से आयात क्या होता था, आयात क्या होता था, तो हम बात करेंगे आयातित वस्तुओं की। आयातित वस्तुएं, आयात कुछ हुआ है तो निर्यात भी कुछ हुआ होगा, आयात कुछ हुआ है तो निर्यात भी कुछ हुआ होगा। फिर हम बात करेंगे निर्यातित वस्तुओं की। निर्यातित वस्तुएं, जब आयात हुआ है निर्यात हुआ है तो व्यापार में क्या होता है, व्यापार में क्रय विक्रय का जो माध्यम है, आप कहते यानी तेरे पास मेथड कौन सा है पेमेंट करने का, जो आप लोग कहते गूगल पे है, फोन पे है, अमेजोन पे है, भीम यूपीआई है, पीएनबी वन से कर दूंगा, इससे कर दूं, तो वो क्या है, मेथड है। तो यहाँ पे क्या है, व्यापार का क्रय विक्रय माध्यम, इनका माध्यम क्या रहता था। इसके बाद में हम बात करेंगे जब आयात निर्यात होंगी वस्तुएं, हम भेजेंगे और हम लेके आएंगे, तो लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे परिवहन की इनके पास साधन कौन से थे, ये बात हमें करने वाली है। तो सबसे पहले व्यापार की दशा दिशा, उसके बाद में आयात वस्तुएं, उसके बाद में निर्यात वस्तुएं, फिर व्यापार के क्रय विक्रय, और फिर बात करने वाले हैं हम किसकी, परिवहन। क्रय विक्रय में तो यही होगा जो हम पिछले कुछ समय से पढ़ते आ रहे हैं, हमें यहाँ से मुहरें मिली है कि ये मोहर ठप्पा लग के जाती है तो इसका वो हो जाता है कि ये सामान यहाँ से आया है ना। तो बात करें फिर हम इसकी व्यापार की दशा दिशा की,
व्यापार की दशा दिशा की बात करें तो इसके अंदर दो व्यापार होते थे। क्या होते थे? दो तरीके के व्यापार होते थे। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के अंदर व्यापार होता था जिसको कहते हैं आंतरिक बाहर, क्या आंतरिक व्यापार। और दूसरे की बात करें जो क्या होता है अंतरराष्ट्रीय होता है जिसे कहते हैं बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार व बाह्य व्यापार, तो यह बात ध्यान में रखनी है। हम यहाँ पे लिखती हैं आंतरिक व्यापार, इधर मैं लिखने जा रहा हूँ बाह्य व्यापार। बाकी भाई आप यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार कर लेना, मैं शोर सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। अब हम आंतरिक व्यापार के अंदर देखने वाले हैं कि यहाँ किस किस क्षेत्र से व्यापार होता था। तो यहाँ आंतरिक के अंदर कश्मीर से व्यापार होता था, काठियावाड़ से व्यापार होता था, बलूचिस्तान जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वहां से व्यापार होता था, कोलार से व्यापार होता था। तो ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किससे साथियों? कश्मीर, कोलार, काठियावाड़ और क्या बच गया हमारा बलूचिस्तान। यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। एक क्षेत्र और ध्यान में रख लेना साथियों, क्या? बहरीन। क्या? बहरीन। इस बहरीन की मैं कुछ बातें बताऊं तो इस बहरीन को कुछ और नामों से भी जानती हैं। इस बहरीन को जानती हैं सूर्योदय का देश। इसका सूर्योदय का देश, तो लिखो भाई सूर्योदय, सूर्योदय का देश इसी बहरीन को कहते हैं। जो जी ठीक है, मालदीव आंसर सूर्योदय का देश इसे ही कहती हैं। और इसे क्या कहती हैं? कहते हैं कि बहरीन के अंदर हाथी जो है ये ज्यादा संख्या में रहते थे, तो इसी बहरीन को हाथियों का देश भी कहते हैं। और इसी बहरीन के बारे में कहती हैं कि ये जो बहरीन है ये साफ सुथरा था, क्लीन था, कहीं पे भी कचरा नहीं बिखरा मिलता था। तो इसी बहरीन को कहते हैं साथियों साफ सुथरा देश। क्या कहती हैं? इसी बहरीन को कहती हैं साफ सुथरा देश। ठीक है, हमने देखा आंतरिक व्यापार, कश्मीर, काठियावाड़, कोलार, बलूचिस्तान व बहरीन, यहाँ से क्या होती है? आंतरिक व्यापार होता है। फिर बचता क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार जो बचता है, हम इस बाह्य व्यापार को देखें कि ये बाह्य व्यापार किससे होता है। मैंने आपके साथ में बात की थी मेसोपोटामिया की। किसकी साथियों? मेसोपोटामिया की बात की थी। तो मेसोपोटामिया से क्या होता था? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से साथियों व्यापार होता था। क्या होता था? मेसोपोटामिया से क्या होता था? व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ बाह्य व्यापार होता था। मेसोपोटामिया मिस्र के साथ में बाह्य व्यापार होता था। मिस्र व मेसोपोटामिया क्या थे? समकालीन, समकालीन थी। और बात करें और किससे होता था? और जी बाहरी व्यापार जो है ये फारस की खाड़ी से भी होता था। फारस की जो खाड़ी है यहाँ से भी क्या है? बाह्य व्यापार होता था। और हम बात करें पाकिस्तान के पास में पड़ता है अफगानिस्तान। क्या पड़ता है साथियों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इस अफगानिस्तान के साथ में भी व्यापार होता था। ईरान के साथ में भी बाह्य व्यापार जो है ये होता था। इनके साथ में बाह्य व्यापार होता था। हम बात करें मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की, इस मेसोपोटामिया से क्या मिला है? कुछ हड़प्पा यानी सिंधु घाटी की, हड़प्पा कालीन की,
हड़प्पा कालीन की कुछ मुहरें जो है मेसोपोटामिया से हमें प्राप्त होती, क्या होती है, प्राप्त होती है। इस मेसोपोटामिया के कुछ क्षेत्र है जहां से हमें ये बातें प्राप्त होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम उर। उर एक मेसोपोटामिया के अंदर देश है जहां से हमें क्षेत्र है, जहां से हमें क्या मिलता है, उर, यानी यहाँ से मोहरें मिलती है। फिर एक स्थान आता है किश। किश वो नहीं किश, यहाँ से मिलती है। किश के बाद में किश लेने पे हो जाती है लगन। लगस लगता है, क्या लगती है, लगस हो जाती है। तो यहाँ लगस से क्या मिलती है, मोहर प्राप्त होती है। फिर आता है टेपर, यहाँ से मोहरें प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में एक क्षेत्र और आता है तेल असल। इस तेल असर से भी मोहरें मिलती हैं, क्या मिलती है, मोहरें मिलती है। फिर एक बात और लिख लो, एक हम्मा लिख लो, हम्मा। हम्मा से भी क्या मिलती है, मोहरें मिलती है। बस इतने ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा से कुछ नहीं होता। वैसे 5-6 क्षेत्र और है, वो नहीं पूछे जाते। यहाँ से क्या हुई है, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया के क्षेत्र है, यहाँ से हमारी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। ये बात ध्यान में रख लेना, क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना। फिर हम बात करें मिस्र की, किसकी साथियों, मिस्र की। तो मिस्र के अंदर एक ही चीज फेमस है, क्या, मम्मी का मॉडल। क्या है, मम्मी का मॉडल फेमस है। और मम्मी का मॉडल हमारी क्या है, मम्मी का मॉडल जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी मिला है, ये बात ध्यान में रखना। फिर हम बात करें फारस की। फारस के अंदर हम बात करें फेलका, बहरीन व दिल्म। क्या है, फेलका, बहरीन व दिलमुन, इनका आपस में संबंध था। फारस और सिंधु घाटी सभ्यता का ये आपस में व्यापार करते थे, क्या करते थे, व्यापार करते थे। और हम बात करें फिर दोबारा एक बार और बात करें मेसोपोटामिया की बात करते हैं। फेलको, बहरीन, इनका क्या है, संबंध है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। एक और आता है दिल का मून, दिलमून। ये जो है ये क्षेत्र हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के व फारस के साथ में संबंध बना के रखते हैं, जो क्या है, व्यापार की संबंध है। अब हम यहाँ से देखने वाली है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है, सारगोन का अभिलेख। ये लगभग 2300 BC की बात करें, ईसा पूर्व की बात, और इस समय का ये अभिलेख के साक्ष्य मिले, क्या मिले, अभिलेख के साक्ष्य मिले। इस अभिलेख के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, ये देखो, इस अभिलेख के अंदर कुछ बातें लिखी गई है, ये देखो। यहाँ पे कहती हैं आम मिली, आम, आम जो है ये मिली है यहाँ पे। फिर और बात करें हम मगन, फिर यही दिलमून, मगन, फिर यही दिलमून। एक और नाम लिखो, मलुहा। यहाँ से ये जो साक्ष्य मिली है, आम के साक्ष्य है, ये मिले हैं इन क्षेत्रों से, ये बात ध्यान में रख लेना। बलूचिस्तान और लिख लेना, बलूचिस्तान से भी मिली, लिखो लिखो, बलूचिस्तान भी लिखो, यहाँ से भी साक्ष्य मिले। तो ये क्या है, हम बात करे थे बाह्य व्यापार की, इनसे साबित होता है कि इन क्षेत्रों से हमारा जो है ये व्यापार होता रहा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ये चाहे आपको इधर वाला पोर्शन याद न हो, ये पोर्शन याद न हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हड़प्पा कालीन मुहरें मिली है मेसोपोटामिया से, मिस्र से मम्मी मिला है, और ये
फारस की खाड़ी से जो बात कर रहे थे हमें, फारस खाड़ी की, यहाँ पे बात कर रहे थे हम फारस की खाड़ी की, फेलको बहरून दिलमुन, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, बाह्य व्यापार के संबंध रखते हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि सर किस आधार पे हम ये कह दें कि ये बाह्य व्यापार करती थी, तो हम इस आधार पे ये बातें जो है ये साबित कर सकते हैं कि ये बाह्य व्यापार जो है ये करती थी। बाकी आपको ध्यान में रखना है करते किसके साथ में, तो मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान। आपकी आपके सामने सारा का सारा मैटर है, एक बार देख सकते हो। इसके बाद में हम आगे चलते हैं आयातित वस्तुओं पे और फिर निर्यातित वस्तुएं करेंगे और फिर व्यापार का क्रय विक्रय जो है, मोहरे हैं, पैमाना है, लिपि है, इनका माध्यम देखेंगे क्या है। उसके बाद हम चलेंगे हम परिवहन के साधन। तो अभी चलते हैं आगे। व्यापार वाणिज्य की बात करी है। व्यापार वाणिज्य के अंदर हमने आंतरिक व्यापार व बाह्य व्यापार, ये बाह्य व्यापार व आंतरिक व्यापार देखा है, जिससे हमें ये साबित होता है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आंतरिक व्यापार तो था ही, लेकिन आंतरिक के साथ साथ में बाह्य व्यापार भी किया जाता था, है ना। अब हम क्या देखनी है, आयातित वस्तुएं देखनी है। क्या देखनी है हमें, आयातित वस्तुएं देखनी है। आयातित वस्तुएं कौन सी, आयात क्या करती थी, आयात के अंदर हम आयातित वस्तुओं के नीचे तो वस्तुएं लिखेंगे और यहाँ पे मैं एक बात और लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्थान या क्षेत्र। इधर हम लिखने वाले हैं बहुमूल्य पत्थर। ये बहुमूल्य जो पत्थर है ये हम आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से करते थे, ये हम करते थे कश्मीर, काठियावाड़। कहाँ से, कश्मीर, काठियावाड़ से। मान ली बात, ठीक है। और हम बात करें आगे, हम बात करें तांबा की। तांबा जो देखते हैं हम, तांबा धातु है, इसकी बात करें तो ये कहाँ से होता है साथियों, तांबा हमारे राजस्थान के अंदर। बात करने वाले हैं हम किसकी, खेतड़ी की। खेतड़ी राजस्थान से क्या होता है, तांबा जो है ये इसका आयात करती है। और तांबा जो है एक क्षेत्र से और होता है, किसे, मद्रास से। किससे साथियों, मद्रास से। अब दो बातें पढ़ी, क्या, तांबा बहुमूल्य पत्थर। तीसरे हम बात करने वाली है अर्ध कीमती पत्थर। क्या, अर्ध कीमती यानी आधा कीमती, आधा काम का ही नहीं है, बस यही बात है। जैसे आप आधे काम के हो वैसे ही आधा पत्थर काम का है, आधा काम का नहीं है। अर्ध कीमती पत्थर ये जो है ये कहाँ से है, ये हम हमारी वाली बाउंड्री इधर पश्चिम दिशा में क्रॉस करते हैं, तब हम बात करें बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान से ये जो क्षेत्र पड़ रही है, इधर वाले क्षेत्र स्थान पड़ रही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पड़ रही है। आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। सोने की बात करी, सोना देखा है, सोना मेरा सोना कितना तू सोना। ये सोना जो है ये कहाँ से मिलता है, ये सोना जो है ये कहाँ से मिलता है साथियों, ये कोलार से मिलता है। कहाँ से, कोलार, मैसूर से ये जो सोना है ये सोना होता है। ये हमने क्षेत्र जो पढ़ी है, ये क्षेत्र, और ये हमने जो पदार्थ वस्तु पढ़ी है, ये क्या है साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक व्यापार है। क्या है, आंतरिक व्यापार है। अब हम आगे बात करने वाली हैं वो होगा क्या, बाह्य व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। अभी मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे लाजवर्द मणि। क्या साथियों, लाजवर्द जो मणि है ये कहाँ से आयात होती है ना, ये होती है बदख्शां, बदख्शां
अफगानिस्तान। कहाँ से? अफगानिस्तान से ये जो मणि है ये क्या होती है? प्राप्त होती है। कौन सा क्षेत्र है? बदख्शां। आधा ख फिर शाह, बदख्शां। फिर हम बात करें चांदी की। किसकी? चांदी, सिल्वर। चांदी के साथ साथ में हम बात करने वाले हैं शीशा। क्या साथियों? चांदी के साथ साथ में हम बात करने वाले हैं शीशा। शीशा के साथ में ध्यान रख लेना, चांदी शीशा को लेके कौन जाती है? फिरोजा। कौन जाती है? फिरोजा जाती है। कहाँ पे जाती है? फिरोजा इतनी दूर जाती है कि फंस जाती है। कहाँ पे फंसेगी? कहाँ पे साथियों? फंसेगी ईरान के अंदर फंस जाएगी। ईरान से थोड़ा आगे निकली, फिर अफगानिस्तान वालों ने खतरनाक तरीके से घेर लिया। अफगानिस्तान वालों ने खतरनाक तरीकों से घेर दिया। वो उधर से तालिबान वाले आ जाती हैं जहाज पे चढ़ के। फिरोजा फंस गई अफगानिस्तान व ईरान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान व ईरान में। ये जो हमने तीन वस्तुएं पढ़ी है ये कौन सी है साथियों? ये है बाह्य व्यापार की। बाह्य व्यापार की है। आयातित वस्तुएं हैं ये। कौन सी है? आयातित। आयातित वस्तुएं आयात होती है, आती है, अब जाती है। देखते हैं यहां से क्या जाती है? आती है, आती है और जाती है। तो हम आयातित के बाद में पढ़ने वाली है निर्यातित वस्तुएं। तो जाती क्या है? आती क्या है? अभी एक रील चल रही है, वो आग्यो बा गई। कि आग्यो? वो आग्यो बा गई। बा आगी वो गयो। अब के गयो के आगी बा मैं थाने बताने वाला हूँ। आपा के करी है? आयात करी है, मतलब बा आई है। ये है बा आई है। अब हम करने वाली है निर्यात करने वाली है। क्या करने वाली है? निर्यात करने वाली है। अब बिन भेजांगा। ये करांगा? अब बिन भेजांगा। पहले उसको मंगाई है, बाद में उसको भेजेंगे। अभी भेजती हैं सीप की बनी, सीप के बनी सामान। क्या साथियों? सीप के बनी जो सामान होती है इनका हम निर्यात करते हैं। हाथी दांत आपने देखा है क्या है? हाथी के दांत को आपने देखा है। हाथी के दांत का पैमाना बनाती हैं। तो हाथी के दांत का जो पैमाना है ये हम बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं। ये कहाँ से है? लोथल से प्राप्त हुआ है हाथी के दांत का पैमाना। और हमारे क्या बनता था? वस्त्र बनते थे। क्या बनते थे? वस्त्र बनते थे। वस्त्र जो है इनका निर्यात करते थे। और हम किसकी बात करें? और हमें मणके जो होती हैं गोल गोल होती हैं। क्या होती हैं? मणके जो होती हैं गोल गोल होती हैं। गोल गोल मणकों को हमें बाहर भेज देती है। तो बा आई ही बा गई है। ये है बा आई ही बा गई है। तो देख लेना, आ तो गई है, बा आई ही मतलब है आयात किया था तो आई है, निर्यात किया है तो गई है। गई के है? सीप गई है, हाथी के दांत गई है, वस्त्र गए हैं और क्या गए हैं? मणके गए। इनका तरीके है कि बा आ गई और बा गई। तो आ गई है, सॉरी आ गई है और बा आ गई है। एक लाओगा तो एक छोड़ के आओगा। आ है रिवाज ही है ना। जैसे को तैसा आ रिवाज ही है। बाकी हम चलते हैं आयातित वस्तुएं कर ली, निर्यातित कर ली। अब हम चलने वाली हैं किस पे? व्यापार के क्रय विक्रय पे। तो देखते हैं व्यापार क्रय विक्रय। अब देखते हैं हम आगे। व्यापार क्रय विक्रय की बात करें तो पैमाना होता था, उस पैमाने के आधार पे व्यापार करती थी। मुहर होती थी, मुहरें होती थी, उनके आधार पे व्यापार करती थी। और जो व्यापार करने का लिपि था उस लिपि के बारे में भी हमें जानकारी लेने वाली। पैमाने की बात करें हम साथियों पहले, तो पैमाने की बात करती है। पैमाने की बात करें तो एक ही पैमाना है जो हम अभी पढ़ के आए हैं, हाथी दांत का पैमाना। ये जो पैमाना है
इस पैमाने का जो गुणज था वो 16 था। कितना? 16 के गुणज का पैमाना था। 16 के गुणज का पैमाना था, यानी ये जो पैमाना है इसका मापन जो था 16 के गुणज का, यानी 16 से स्टार्ट होता, 16 दूना 32, 32 के अंदर फिर 16 जोड़ने पे ऐसे ही पैमाना था, इसके गुणज में कार्य होता था। अब कहते नहीं केड़ा की एक दर्जन का माँ कितना हुआ, केड़ा 12 हुआ है, आगे दर्जन का माँ कितना है 16। 16 की गुणज के अंदर ये पैमाना रहता था इनका। इसके बाद में हम बात करी इनकी मोहर की, कि ये मोहरे जो है ये मोहरे कौन सी यूज करते थे, इसके बारे में हमें बात करने वाली है। इस समय के व्यापार के अंदर कहती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुल मोहरे 2500 मोहरे थी, 2500 मोहरे थी। इन मोहरों की हम आगे बात करें तो ये जो सबसे ज्यादा मोहरे, सर्वाधिक मोहरे जो मिली है वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। 1200 मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कारोबार है ये ज्यादा था। 1200 मोहरे एक स्थान से प्राप्त होना, क्या एक स्थान से मोहरे प्राप्त होना, यानी यहाँ पे सिस्टम ज्यादा चल रहा था। ये जो मोहरे हैं इनकी आकृति की बात करें तो इनकी जो आकृति है ये वर्गाकार आकृति होती थी। क्या आकृति होती थी? वर्गाकार आकृति होती थी। हम पढ़ के आए हैं कि एक मोहर मिली थी जिसके अंदर एक व्यक्ति है और उसके चारों इर्द गिर्द पशु बैठी हैं। तो यानी इस मोहर के अंदर लिपि तो थी ही, लिपि के साथ में पशु जो है ये भी मिलते थे, हमें पशु भी मिलते थे। यानी ये जो लिपि व पशु दोनों का इस मोहर के अंदर अंकन था। यानी ये जो 1200 मोहरे हैं इन दोनों मोहरों के अंदर क्या होता था? अंकन था किसका? लिपि व पशु का। अब हम देखने वाले हैं कि सर्वाधिक मोहरी जो किस पे आधारित है? अभिलेखीय है। क्या है? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे की बात करें तो ये मोहरे कहाँ से मिली है इसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे की बात करें, ये मोहरे हमें कहाँ से मिली? सर्वाधिक अभिलेखीय की मोहरे की हम बात करती हैं तो ये हमें हड़प्पा क्षेत्र से मिली है। हड़प्पा के अंदर क्या होता था? सर्वाधिक जो है अभिलेखीय मोहरे हमें मिली है। और ये जो मोहरे हैं ये किसकी बनी होती थी? इसकी हम बात करें तो ये खेल खड़ी की बनी होती थी। खेल खड़ी मोहरे बनी होती थी। कौन सी साथियों? खेल खड़ी के द्वारा व मिट्टी के द्वारा ज्यादा मोहरे यहाँ पे हमें मिलती है। मिट्टी के द्वारा भी कुछ मोहरे हमें यहाँ पे मिलती है। मिट्टी कौन सी? कांचली मिट्टी की हम बात करें, कौन सी मिट्टी? कांचली मिट्टी की हम बात करें। उसके बाद में हम देख के आए हैं इससे पहले गोमद की बात करें, गोमद से भी क्या है हमें मोहरे जो है यहाँ की मिलती है। फिरोजा की बात करें, फिरोजा की भी कुछ मोहरे हमें यहाँ पे मिली है। इसके बाद में बात करें चर्ट की, चर्ट की मोहरे भी हमें इस स्थान से मिली है। फिल्टन की मोहरे भी हमें यहाँ से मिली है। तो ये जो मोहरे हैं ये इस क्षेत्र से मिली है। लेकिन सर्वाधिक मोहरे जो अभिलेखीय मोहरे हैं वो हड़प्पा के अंदर है। कुछ मोहरे मिट्टी की भी है। कौन सी मिट्टी साथियों? कांचली मिट्टी। गोमेद की भी है, फिरोजा की भी है, चर्ट की भी है और फिल्टन की भी मोहरे हमें यहाँ से मिलती है। अब हम बात करें सर इन मोहरों का आकार कैसा रहता था। पहले हम बात करके आए हैं आकार की, जो क्या है मोहनजोदड़ो के अंदर सर्वाधिक मोहरे मिली है उनकी आकार की बात की थी वो वर्गाकार है। यहाँ पे वर्गाकार तो है ही, वर्गाकार तो मोहरे चल ही रही है, आयताकार भी है। कौन सी मोहरे हैं साथियों? आयताकार भी है, बेलनाकार भी मोहरे हमें यहाँ से देखने को मिलती है। वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार जो मोहरे हैं वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अब बात करें सर्वाधिक मोहरे जो है इस स्थान में हड़प्पा के अंदर वो कौन सी थी? वो वर्गाकार मोहरे थी। बाकी ये आयताकार व बेलनाकार जो मोहरे हैं वो इस स्थान के अंदर कम थी। ये बात आप ध्यान में रख लेना। फिर इसकी इन विशेषताएं, मोहर की विशेषता की बात करें कि इनकी क्या विशेषता रहती थी, विशेषताएं की बात करिए कि जो आयताकार मोहर रहती थी ना वो मोहरे कैसी थी? शादी मोहरे हुआ करती थी। आयताकार जो मोहरे हैं ये मोहरे शादी हुआ करती थी। और मोहरों की हमने बात की थी, मोहर के अंदर गाय, ऊंट,
गाय, ऊंट और सिंह है वह घोड़े के अंकन नहीं थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ये जो मोहरे हैं गाय, ऊंट, सिंह, घोड़े, इनका जो चित्र है ये हमारी मोहर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये देखने को नहीं मिलता था। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे की कहानी और क्या है। विशेषता के अंदर बात करें, लिपि भी मिलती थी, पशु भी मिलते थे, लेकिन पशु के अंदर गाय, ऊंट, सिंह, घोड़े का अंकन नहीं था। और बात करें इनके साथ में क्या मिलता था, तो इनके साथ में पेड़ पौधों के भी अंकन मिलते थे। किनके साथियों, पेड़ पौधों के भी अंकन मोहर में देखने को मिलते थे, लेकिन किसके अंकन नहीं देखने को मिलते थे, गाय, ऊंट, घोड़ा व सिंह का अंकन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ये हम कर चुके हैं मोहर की बात। अब हम थोड़ी लिपि की भी बात कर ली कि इसके अंदर लिपि कैसी थी। लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को पढ़ा जाना सरल नहीं था। सरल क्या, पढ़ ही नहीं सकते थे। लिपि लिखने का तो ज्ञान था लेकिन लिपि को पढ़ने का ज्ञान नहीं था। लिपि लिखने का तो ज्ञान था, लिपि को पढ़ने का ज्ञान किसमें नहीं था साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिपि का पढ़ना जो है ये नहीं था। यानी लिपि को हमें पढ़ नहीं सकते थे लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था। सबसे पहले हम बात करें कि इस लिपि की सर्वप्रथम जानकारी जो है कब मिलती है, किसकी बात करें, सर्वप्रथम जानकारी किसकी साथियों, लिपि की कब मिलती है इसकी बात करती हैं। तो हम वापस सन पे चलते हैं 1853 एडी के अंदर। 1853 ईस्वी के अंदर क्या होता है, लिपि का ज्ञान होता है। इससे पहले जो लिपि थी उसका ज्ञान नहीं था। संपूर्ण जानकारी की बात करी, संपूर्ण जानकारी जो है लिपि की यानी लिखना पढ़ना सब जो है ये कब आया था, ये जानकारी हमें मिलती है 1923 तक। 1923 तक क्या मिलती है, लिपि की जानकारी मिलती है। यानी 1923 के बाद में क्या होता था, इन लिपि को पढ़ा जा सकता था, इन मोहरों पे जो लिखा गया है उसे पढ़ा जा सकता था। आगे हम बात करिए कि मूल चिन्ह की बात करें, मूल जो चिन्ह है, मूल चिन्ह की बात करें तो इनके अंदर 64 मूल चिन्ह थे। कितने मूल चिन्ह थे, 64 मूल चिन्ह थे, जिसके अंदर हम आगे देखने वाले हैं। आगे बात करें किसके साथियों, चित्राक्षर की बात करें 250 से 400 की संख्या तक चित्राक्षर लिखे होते थे। और किसका अंकन होता था, इनके अंदर मछली का चित्र भी है, ये अधिक मिलता था। हमें ये बात ध्यान में रख लेनी है। और ये जो मोहरे हैं इनमें बात करी हम ज्यादा अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यानी यू का सर्वाधिक प्रयोग जो है मूल चिन्ह के अंदर होता था। अब बात करी इसके अंदर लिखने का तरीका क्या था, लिखने का तरीका क्या रहता था। अब जी हाँ, मान लो मैं बोर्ड पर इली साइड लिखने लग रही हूँ, इली साइड खब्बी साइड सज्जी साइड की तरफ चलना रही हूँ, यानी बाएं से दाएं की ओर चल रहा हूँ। इनके यहाँ पे क्या होता था, दाएं से बाएं की ओर चलती थी। किसमें, दाएं से बाएं की ओर जो है इनकी लिपि चलती थी। इसी कारण इस लिपि के कुछ नाम है, इस लिपि के कुछ नाम है। दाएं से बाएं चलती थी तब इसको कहती हैं गोमुत्रिका। क्या कहती हैं, गोमुत्रिका कहती हैं। दाएं से बाएं ऐसे चलती थी, ऐसा कहती हैं कि जैसे गो का मूत्र उतरता है वैसे इस लिपि का लिखने का तरीका था। समझ में आई। बुस्ट्रोफेदन भी इस लिपि को कहती हैं, क्या कहती हैं, बुस्ट्रोफेदन भी इस लिपि को कहती है। गोमुत्रिका कहती हैं, बुस्ट्रोफेदन भी इसी लिपि को कहती हैं। और इस लिपि को कहती हैं पिक्कोग्राफिया। क्या साथियों, पिक्कोग्राफिया भी इसे कहते हैं। ये जो लिपि है इस लिपि की बात करें, पिक्कोग्राफिया यानी चित्र भी है, ये भी साथ में होते थे और लिखा भी जाता था। बाउस्ट्रोफेडम भी इस लिपि का नाम है। कौन सा, बाउस्ट्रोफेडम भी इस लिपि का ही नाम है। तो ये बात ध्यान में रखना, बुस्ट्रोफेदन है, गोमुत्रिका, बाउस्ट्रोफेडम है और पेटोग्राफ जो है या पिक्टोग्राफ जो है इस लिपि के बारे में जानकारी है। ये हम बात करके आगे क्रय विक्रय की
अब हमारी जो लास्ट बात रहती है परिवहन के साधनों पे रहती है कि परिवहन के साधनों के द्वारा ये जो व्यापार है ये किया जाता था, किस क्षेत्र से किस परिवहन से व्यापार किया जाता था, ये हम बात करने वाली है। तो साथियों ये जो हम मैटर पढ़ रहे हैं ना, इसे रटना ही पड़ेगा, समझना नहीं। समझने वाली जो बात है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई है। परिवहन के साधन की बात करें तो परिवहन के साधन जो पहले चलते थे और वो हम कुछ हद तक पढ़ के आ गए हैं। परिवहन के साधन, ये जो परिवहन के साधन है ये हम कुछ हद तक पढ़ के आ गए हैं कि कहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं। परिवहन के साधन क्या थे साथियों, एक तो जल मार्ग था, एक तो जल मार्ग था और एक स्थल मार्ग था। उस समय वायु मार्ग जो नहीं था। स्थल मार्ग से क्या साधन थे और जल मार्ग से क्या साधन थे, इसकी हम बात करने वाली है। जल मार्ग की बात करें तो मेघम की बात करते हैं। सर्वप्रथम मेघम जो है, मेघम जो है, मेघम मेघम ये क्या है, नर्मदा नदी के तट पे है। नर्मदा नदी के तट पे होने के कारण यहाँ का जो व्यापार होता था वो किसके माध्यम से होता था, जल के माध्यम से होता था। फिर हम बात करें लोथल की, लोथल जो है भोगवा, लोथल की बात करें साथियों किसकी, लोथल की बात करें तो यहाँ पे भोगवा व सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी के तट पे होने के, सॉरी साबरमती, सरस्वती क्या, साबरमती, साबरमती तट के संगम पे होने के कारण यहाँ पे भी क्या है, व्यापार का जो साधन था वो जल मार्ग था। जल मार्ग यानी जल में जो साधन परिवहन चलती है वो यहाँ पे कार्य उनके द्वारा किया जाता था। भगता राव की बात करें तो किम नदी के तट पे था क्या साथियों, भगता राव की बात करी, भगता राव, भगता राव जो है ये किस नदी के तट पे था साथियों, किम नदी तट पे था। तो यहाँ पे भी जल मार्ग ही यूज लिया जाता था, क्या, जल मार्ग यहाँ पे भी यूज लिया जाता था। बालाकोट की बात करें तो बालाकोट है ये मकरान नदी पे था, बालाकोट मकरान नदी तट पे था, मकरान नदी पे तट पे था। तो बालाकोट के अंदर क्या है, जल मार्ग का प्रयोग होता था। सुरको सुतकोर गेंडो की बात करें तो ये दास्क नदी के तट पे था, दास्क नदी के तट पे होने पे यहाँ पे भी जल मार्ग ही यूज लिया जाता था। स्थल मार्ग की बात करें तो स्थल मार्ग के अंदर हमारे यहाँ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तांबे की क्या मिलती है, इक्को, इक्को गाड़ी मिलती है और बैलगाड़ी के साक्ष्य है जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। यानी इनसे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्या है, स्थल मार्ग का भी यूज होता था। तो आपके सामने दोनों की दोनों बातें हैं, जल मार्ग और स्थल मार्ग। जल मार्ग यानी जो क्षेत्र जो नदी के तट पे है वहां पे आयात निर्यात है वो किससे होता था, जल मार्ग से होता था, यानी नावों के द्वारा होता था। कहीं पे लकड़ी की नाव के साथ से मिली है, कहीं पे लोहे की नाव के साथ से मिली है। तो ये जो जल मार्ग के अंदर बात करी है ये स्थान है आपके, इसके अंदर आप सुतको गेंडोर भी लिख लेना जो दास्क नदी के तट पे है। ये उदाहरण इतने ही दी है, बाकी मैंने आपको वो स्थल लिखाए हैं जो नदियों के तट पे थे, वहां से आप देख सकते हो कि इन क्षेत्रों पे जल मार्ग का उपयोग ज्यादा होता था। बाकी तांबा गाड़ी, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी जो है इनका उपयोग स्थल मार्ग के लिए करते थे। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इसके बाद में हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास है ये समाप्त हो जाएगी और हम आगे चलने वाली हैं वैदिक काल के अंदर। किसके अंदर, वैदिक काल के अंदर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म है द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।